हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आप लोग सुपर डुपर रेडी होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। सो आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की। इसका थीम 1, पहले पार्ट 1 इसका स्टार्ट करती है, उसका थीम 1 जो कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स है। तो कोशिश करूँगी, एक तो मुझे खांसी भी है तो सॉरी फॉर डैट, बीच में कुछ होगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कि आज के इस वन शॉट में ही मैं ये कंप्लीट करा दूँ चैप्टर, नहीं तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके कवर करेंगे। चलो, अगर आज में हो जाता है तो आज में करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड योर चैप्टर। तो ये चैप्टर लेंथी बहुत है, बट ये अगर आप पढ़ने बैठोगे ना प्रॉपर तो ये इजी है, ठीक है, आपको इजी लगेगा। इसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो की कहानी बता रखी है इस चैप्टर में। कल्चर बता रखा है, बहुत इजी चैप्टर है ये। तो चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हो रही है, ये एक इमेज है, ये आपके एनसीईआरटी में भी होगी। अच्छा, आप लोग साथ साथ बुक्स वगैरह खोल कर बैठ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह आप लोग भी अंडरलाइन वगैरह कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको कह रही थी कि ये इमेज है, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप लोगों की बुक्स में भी होगी। बेसिकली ये एक सील है और हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको बहुत सारी ऐसी सील्स देखने को मिलेंगी। अब होता क्या है, सील बेसिकली एक पत्थर होता है। बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो स्टेटाइल नाम के एक पत्थर से बना होता है। आप अगर थोड़ा ध्यान से इसे देखो तो इस पत्थर के ऊपर अलग अलग टाइप की इमेजेस बनी होंगी, है ना। जैसे अगर इस केस में आप देखो तो एक एनिमल बना हुआ है, कभी कभी कुछ सिंबल भी बने होते हैं। और ये जो साइंस हैं दे रिमेन अनडिसाइफर्ड, मतलब हमें कभी कभी इसका मतलब नहीं पता चलता है कि इन सील्स का क्या मतलब है, क्योंकि बार बार तुम्हें ये सील्स देखने को मिलेंगी। पर्टिकुलरली चैप्टर की शुरुआत ही ऐसी हो रही है तुम्हें सील समझाकर। तो इसके अलावा टर्म्स भी हैं जो कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है। तो छोटा सा यहाँ पे रिवीजन दे रखा है, उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है द सिविलाइजेशन होता है ना, इसी को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। कि कल्चर शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी सोसाइटी को उठा लो तो आप नोट करोगे कि उस सोसाइटी का ना एक यूनिक स्टाइल होता है। वहाँ के लोग अलग खाना खाते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को हम लोग कल्चर बोलते हैं। आप लोग देखोगे जो हड़प्पा के लोगों का कल्चर था ना, उधर सील्स थे। सील तो आप लोगों को पता चल गया, हमने देख लिया भी है ना। इसके अलावा बीड्स, छोटे छोटे जिससे हम ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, स्टोन ब्लेड्स थे, ठीक है। ये लोग ब्रिक्स भी बनाते थे। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें अलग अलग कंट्रीज़ में देखने को मिले, ठीक है। जैसे कि अफ़गानिस्तान, हमें जम्मू में भी मिला, बलूचिस्तान, पाकिस्तान एंड गुजरात, इन सारी जगहों पे हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले, ठीक है। आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट वेयर दिस यूनिक कल्चर वॉज डिस्कवर्ड, द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन, ओके। तो यहाँ पे तुमने डेट बता रखी है, टाइम बता रखा है और ईयर बता रखी है कि हड़प्पन कल्चर का बेसिकली ईयर क्या है, 2600 सी से लेकर 1900 BC बीच का एरिया, ठीक है। पर इस टाइम पीरियड के पहले भी एक कल्चर था जो कि हड़प्पन कल्चर से सिमिलर था, उसे हम कहते हैं अर्ली हड़प्पा, ठीक है। और इस सोसाइटी के बाद भी एक कल्चर था जिसे हम कहते हैं, जो कि मतलब हल्का हल्का हड़प्पा से मिलता जुलता था, उसे हम कहते हैं लेट हड़प्पा। इस चैप्टर में नॉर्मल मतलब जो हड़प्पा के बीच वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बारे में बताया जाएगा। और उस टाइम पीरियड को ही हम मैच्योर हड़प्पन भी कहते हैं। नेक्स्ट तुम्हें बता रखा है कि हड़प्पन की जो साइट्स है वहाँ पे तुम्हें अलग अलग फूड्स भी मिले। कौन कौन से? बार्ले, लेंटिल, मिलेट, ठीक है। ये सारे अलग अलग फूड ग्रेन्स हैं जो हमें मिले थे। गुजरात में अगर हम जाएं तो वहाँ पे मिलेट्स भी देखने को मिले। राइस जो है बहुत रेयरली मिला, बहुत कम देखने को मिला राइस हमें। इसके अलावा हड़प्पन साइट में हमें एनिमल बोन्स भी मिले। किन एनिमल्स के? शीप, गोट, बफेलो एंड पिग। इन टाइप के एनिमल्स के हमें बोन्स भी देखने को मिले। जब हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि हम लोग शायद इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब पालते थे,
ठीक है, नेक्स्ट बोर, ढीर, घड़ियाल, इन एनिमल्स के भी हमें बोन्स मिली। अब हमें ना एग्जैक्टली नहीं पता, हड़प्पा के लोग हो सकता है कि ये लोग भी हंटिंग करते हो उन एनिमल्स की, या ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे द कम्युनिटी थी जो हंटिंग करती थी यहाँ के बाद सारा सामान हड़प्पन लोगों को पकड़ा देती होगी। इसके अलावा हमें फिश, फोल, ये एक बर्ड का नाम होता है, इनकी भी बोन्स हमें मिली। ये तो थोड़ा सा प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हमें बताया जा रहा था। अब आगे ये लोग खेती वगैरह कैसे पढ़ते हैं कि इनकी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैसी होती थी। इसमें पढ़ते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर कैसे करते थे। तो तुमसे यहाँ पर ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ये कैसे एग्रीकल्चर कैसे करते होंगे। अगर आप सबको दिमाग में कुछ भी इसके रिलेटेड आंसर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। ओके, तो चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये लोग सीड्स को उठाकर डायरेक्टली ज़मीन पर फेंक देते हो, है ना, और मतलब इस तरीके से ये लोग एग्रीकल्चर करते हो। अरे हमने देखा कि इनके जैसे सील्स में अलग अलग इमेजेस बनी होती है ना, तो हमने देखा कि इनकी सील्स में बुल की इमेज बनी हुई है। तो हम लोगों ने एक अंदाज़ा लगाया कि ये लोग बुल का यूज़ करते होंगे खेतीबाड़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और भी हमने टेराकोटा मॉडल्स देखे जिसमें तो देखने को मिला। ठीक है, ये मतलब टूल होता है बेसिकली एग्रीकल्चर का। तो हमें टेराकोटा मतलब एक क्ले का स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग क्ले का स्ट्रक्चर को हमें देखने को मिला। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चरल टूल्स का आइडिया था। ठीक है, जैसे कालीबंगन जो राजस्थान में पड़ता था, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे प्रूफ मिले जिनसे हमें पता चला कि हाँ, इन्हें एग्रीकल्चर के टूल्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया था। नेक्स्ट तुम्हें बता रहे कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थे ना, वो सेमी एरिड लैंड्स पर थे। और सेमी एरिड का क्या मतलब होता है, ऐसी जगह जहाँ मतलब जहाँ पर थोड़ा थोड़ा ड्राई सा क्लाइमेट रहता है। अब अगर लोग खेती करते तो इन्हें इरिगेशन मतलब पानी की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि ये लोग कैसे करते थे। ये लोग कैनाल्स बनाते थे। ठीक है, अफगानिस्तान जो हड़प्पन साइड मिला है वहाँ पर हमें कैनाल का प्रूफ मिला। ठीक है, नेक्स्ट ये लोग और क्या करते थे, ये लोग कुएं से भी ये लोग पानी कलेक्ट करते होंगे। ठीक है, हमें वेल्स भी मिले। के पास वाटर रिजर्वायर्स भी थे, मतलब बड़े बड़े स्ट्रक्चर जहाँ पर ये पानी को स्टोर कर रखते थे। कभी अगर एग्रीकल्चर में ज़रूरत पड़ी तो वहाँ से ये पानी को निकालेंगे। सॉरी, तो ऐसा हमने गुजरात धोलावीरा में देखा। ठीक है, तो ये इनकी एग्रीकल्चर टेक्निक्स के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहेंजोदारो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। अब तुम्हें मोहेंजोदारो के बारे में पढ़ाया जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि उस टाइम पर भी एक प्रॉपर अर्बन सेंटर, एक शहर जैसा सेटअप था। मोहेंजोदारो में तुम ये सब पढ़ोगे, यहाँ तक तो इजी था। मोहेंजोदारो तुम देखोगे ये एक वेल नोन साइट है। ठीक है, सर लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि मोहेंजोदारो नाम बहुत फेमस है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हड़प्पन कल्चर में सबसे पहले मोहेंजोदारो को ही लोगों ने डिस्कवर करा होगा। ऐसा नहीं है, हालांकि मोहेंजोदारो मोस्ट वेल नोन साइट है। पहला साइट जो हमने डिस्कवर करा था उसका नाम हमने हड़प्पन ही रखा था, इसीलिए इस पूरे कल्चर को हम हड़प्पा कल्चर कहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा होगा ये मोहेंजोदारो का, ये बेसिकली ये कैसा था। ठीक है, आप इमेज में देख रहे हो कि इन लोगों ने एरिया को दो हिस्सों में बांट रखा था। एक जो हिस्सा था वो साइज में छोटा था, वो थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था। जैसे आप सोच लो कि स्कूल में स्टेज होता है ना, स्टेज का साइज तो छोटा होता है पर वो थोड़ा ऊंचा बना होता है ना। उस एरिया को हम सीतादल कहते हैं। ठीक है, एरिया ऐसा था जो छोटा था पर थोड़ा सा ऊंचा था, तो उसे हम सीतादल कहते हैं। और एक एरिया ऐसा था जो कि साइज में बड़ा था पर सीतादल से नीचे था, उसे हम लोअर टाउन कहते हैं। ऐसे दो हिस्सों में इन्होंने अपने शहर को बांट रखा था। तो इनके नाम याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, सीतादल और लोअर टाउन। ओके, थोड़ा सीतादल के बारे में पढ़ते हैं कि वो हिस्सा ऊंचा क्यों है। तो वो वहाँ पे थोड़ा इन्होंने ना मड ब्रिक प्लेटफॉर्म कर रखा है, इसकी वजह से सीतादल थोड़ा सा ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट इट वॉज वॉल्ड विच मेंट दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। तो जो सीतादल है वहाँ पे ना ऐसे वॉल लगा रखे थे, भी आपने इमेज में देखा भी था। मतलब वॉल के थ्रू हमने सीतादल और लोअर टाउन को सेपरेट कर रखा था। मतलब इनके बीच में हमने क्या रखा था, एक दीवार लगा रखी थी।
ठीक है। नेक्स्ट जो लोअर टाउन है, जो लोअर टाउन वाला एरिया है, वहाँ पर भी आसपास जो है दीवार लगी थी और वहाँ पे बिल्डिंग्स थी और वहाँ पे बिल्डिंग्स के नीचे फाउंडेशन मतलब छोटा छोटा सा से प्लेटफॉर्म बनाया जाता था। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ़ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली। ओह, तो थोड़ा यहाँ पे मैथ्स वगैरह है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ओके, जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस इट वुड have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमने हिसाब लगाया कि अगर एक लेबर वहाँ पे एक दिन में 1 मीटर क्यूबिक अर्थ को यूज़ करता था तो हमारे हिसाब से फाउंडेशन लगाने में इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन डेज। हमारे हिसाब से इतने ज़्यादा फाउंडेशन बनाने में एक दिन में 4 मिलियन लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ कि मोहनजोदारो की बिल्डिंग्स को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मजदूरों का हमने यूज़ करा। ओके, वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस ऑल बिल्डिंग्स एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म्स। तो इन लोगों ने एक एरिया उठाया फिर वहाँ पे फाउंडेशंस बनाई, है ना। फाउंडेशंस के ऊपर इन्होंने बिल्डिंग बनाई। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इन्होंने कुछ प्लानिंग करी होगी। तुम्हें हर जगह जाके फाउंडेशंस तो रख नहीं रहे होंगे, है ना। उन्होंने पहले सोचा होगा कि भाई हाँ, यहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, पहले नीचे फाउंडेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसे शहर सा बना रहे थे, नहीं। इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज द फर्स्ट प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। तो इसी के मतलब हमारे अंदाजे से क्या था कि मोहनजोदारो प्लान करा कि भाई ऐसे ऐसे शहर बनाने हैं, उसके बाद इन्होंने इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, तो जैसे इन लोगों के जो ब्रिक्स है ना, तो इनके ब्रिक्स भी ऐसे रैंडम से नहीं होते थे। ये लोग इनके ब्रिक्स जो है बहुत स्टैंडर्ड साइज़ के होते थे, बहुत ही अच्छे बनाते थे और हर एक चीज़ प्रॉपर साइज़ में होती थी। ऐसा नहीं है कि एक ईंट छोटा सा एक बड़ा सा, नहीं, प्रॉपर इन शेप वो बनाते थे ब्रिक्स को। ठीक है, जो ब्रिक्स होते थे उनका एक स्टैंडर्ड रेशियो, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता था, प्रॉपर इन साइज़ था। ठीक है, इससे भी हम लोग ये समझ सकते कि हाँ भाई ये लोग प्लानिंग भी करते थे। ओके, नेक्स्ट तुम्हें सीतादिल के बारे में थोड़े फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, हड़प्पन सेटलमेंट केसेस में क्या होता था, जो वेस्टर्न पार्ट था वहाँ पे सीतादिल होता था और जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर हमारा लोअर टाउन होता था। पर कुछ ऐसे एरियाज है जैसे ढोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, वहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो सेटअप था वो फोर्टिफाइड था। ठीक है, फोर्टिफाइड मतलब लोगों ने बहुत अच्छे से पूरे शहर में वॉल्स वगैरह बिल्ड कर रखे थे। पर कुछ सेटलमेंट्स ऐसे भी हैं जहाँ कुछ ज़्यादा वॉल्स को यूज़ नहीं करा। नॉर्मली सीतादिल एंड लोअर टाउन में वॉल्स का स्ट्रक्चर था, पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता था अलग अलग एरिया में। बस इतना तुम्हें समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर तो मोहनजोदारो में तुम्हें थोड़ा सा और बिल्डिंग्स के बारे में बताया जाएगा। तो ये लोग पता है घर कैसे बनाते थे, अक्सर घर के बीच में कोर्टयार्ड होता था। कोर्टयार्ड मतलब ऐसे गार्डन जैसी जगह होती थी एंड इस कोर्टयार्ड के आसपास ये लोग ऐसे ऐसे कमरे बनाते थे। तो ये इनका तरीका होता था घर बनाने का। तो ये जो कोर्टयार्ड बीच में, यहाँ पे हमारे हिसाब से ये लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते होंगे। मे बी अलग घर के अलग लोग मिलके कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, ऐसा कुछ हमारे हिसाब से ऐसा कुछ ये लोग करते होंगे। नेक्स्ट, इन लोगों को ना प्राइवेसी का भी कंसर्न रहता था। ये लोग सोच समझकर विंडोज़ को बनाते थे एंड अगर आप इनके घर के एंट्रेंस में जाओ ना, तो इनके घर के एंट्रेंस में पूरा घर नहीं दिखता था। मतलब अगर आप एंट्रेंस पे खड़े हो जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आर्किटेक्चर कैसा है, कोर्टयार्ड कहाँ पे है, नहीं पता चलेगा ये सब। ठीक है, तो ये लोग सोच समझकर घर बनाते थे कि अगर कोई बाहर से घर को देखे तो उन्हें पता ही नहीं चले कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सा कमरा कहाँ पे है, कोर्टयार्ड कहाँ पे है। ठीक है, सोच समझकर ये लोग बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर स्टेयरकेस का भी हमें यहाँ पे प्रूफ मिला, इन्हें सीढ़ियाँ भी बनानी आती थी। इनके जो बाथरूम्स होते थे बहुत वेल प्लान्ड होते थे, ड्रेन्स भी इनके बहुत कनेक्टेड होते थे, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम भी रहता था।
बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे वेल थे एंड ये वेल के बाहर होते थे। तो मान लो कि कोई घर के बाहर जा रहा है, ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है, उसे प्यास लगी या मान लो उसे पानी की ज़रूरत है, तो उसे मतलब लोगों के आसपास वेल दिख जाएंगे तो वो उसे जाकर यूज़ कर सकता है। कुछ लोगों का अंदाज़ा है, वी हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वॉज अबाउट 700। कुछ हमारे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च करी है तो और अंदाज़ा लगाया कि मोहनजोदारो में लगभग 700 वेल्स हैं, कुएँ हैं। और आपके एनसीईआरटी में ना इमेज भी देख के रखिए कि किस टाइप के मोहनजोदारो मतलब उस टाइम पे लोगों के कैसे घर होते थे। ठीक है, आप लोग देख लेना, मैं भी यहाँ पे इमेज दिखा रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, सीता दल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो सीता दल है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ये जो सीता दल है इसका साइज़ छोटा था पर ये ऊंचाई में काफ़ी बड़ा था, एकदम स्टेज की तरह जो स्कूल्स में होता है या कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्पेशल से बिल्डिंग्स देखने को मिले। जैसे एक बिल्डिंग थी जिसे वेयर हाउस कहा जाता है। वेयर हाउस मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पर हमारे हिसाब से ये लोग चीज़ें स्टोर करते थे। मे बी फूड ग्रेन्स को भी ये लोग वहाँ पे स्टोर करते थे। ग्रीनरी भी था इनके वहाँ पर। नेक्स्ट, ग्रीन बाथ के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। Great Bath. Great Bath was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all four sides. तो ग्रेट बाथ में यहाँ पे एक इमेज भी शो करी, तो इस टाइप का कुछ ग्रेट बाथ होता था। तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। हम यार देख लो, मैं अगर आपको आसानी में बताऊँ तो ये यार ये एक स्विमिंग पूल टाइप का एक स्ट्रक्चर है। तो इस इमेज में सीढ़ियाँ भी दे रखी हैं नीचे उतरने के लिए, ऊपर वापस जाने के लिए, और छोटे छोटे रूम्स भी हैं। मे बी ये चेंजिंग रूम्स भी इन्हें कह सकते हैं। अब तो यहाँ पे सारी चीज़ें अंदाजे में ही हैं, कुछ भी हमें प्रॉपर नहीं पता है। ठीक है, बहुत वेल प्लान तरीके से इन लोगों ने बना रखा था। जो उसके अंदर वाले वॉल थे उस पर ये गिप्सम का यूज़ किया करते थे। इसको ये लोग ब्रिक्स के ऊपर ये लोग गिप्सम लगाते थे। ओके, तो हमारे हिसाब से ग्रेट बाथ को मे बी ये रिचुअल भी यूज़ करते थे एज अ तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो देखो, आज के टाइम पे सोसाइटी में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, है ना। अगर तुम्हें अंदाज़ा लगाना हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तुम कैसे अंदाज़ा लगाओगे? मे बी तुम उनके घरों को देख सकते हो। जिनका बड़ा घर होगा तुम तो मान लोगे कि ये अमीर है, जिनका छोटा घर होगा तो तुम मान लोगे कि ये गरीब है। ठीक है, या फिर तुम उनके ड्रेसिंग सेंस से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। हम ऐसे ही कुछ चीज़ों को देख के अंदाज़ा लगाते हैं ना कि सोसाइटी में क्या ट्रेंड्स चल रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमने हड़प्पन साइट में भी करने की कोशिश करी। जो भी हमें प्रूफ मिले ना उससे हमने अंदाज़ा लगाने की ट्राई करा कि कौन अमीर है और थोड़ा कौन गरीब है। ठीक है, तो एक तरीका जिससे हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं तो वो है ग्रेव्स के थ्रू। ठीक है, कि लोगों को दफनाया कैसे आता है, उससे भी हमने थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगाया है। तो हड़प्पा में बेसिकली क्या होता है कि लोगों को जो है दफना दिया जाता है, ज़मीन खोदते हैं और लोगों को उसमें दफना दिया जाता है। इनमें से कुछ ग्रेव्स ऐसे थे जहाँ पर जब हमने खोदा तो हमें पता चला कि लोगों को तो दफनाया ये, साथ ही साथ ज्वेलरी, कुछ ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, इन टाइप के सामान को भी साथ में उसके दफना दिया गया है। अब इसके पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो मतलब ऐसे अंदाजे से ही चल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि मे बी इन लोगों को ऐसा लगता हो कि अगर ये लोग पैसा, ज्वेलरी, ये सब और सामान जो है दफना देंगे उसके साथ, बॉडी के साथ, तो इन्हें अगले जन्म में भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट ज्वेलरी भी हमें दिखा बरियल एरिया में। ज्वेलरी के बारे में थोड़ा याद रखना, मेन एंड वीमेन के पास दोनों ज्वेलरी थी। ठीक है, इनके पास अलग अलग टाइप के ऑर्नामेंट होते थे, रिंग्स होते थे। एंड एक बार तो हमें एक बरियल साइड पे जो है जैस्पर भी मिला। जैस्पर एक टाइप का प्रेशियस स्टोन होता है। ठीक है, हमें बीड्स मिले, छोटे छोटे बीड्स मिले। कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिला कि जो लोग थे उन्हें कॉपर के मिरर के साथ बरी कर रखा है। पर ऑन द होल अगर आप ओवरऑल देखो तो ज़्यादा लोग सामान को बरी नहीं करते थे, पर हाँ कुछ इंस्टेंस में हमें देखने को मिला। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लुकिंग फॉर लग्जरीज। इसी टॉपिक से थोड़ा कनेक्टेड है। तो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको जो भी सामान मिलता है ना
उसको ब्रॉडली वो दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता है यूटिलिटेरियन और एक होता है लग्जरीज। यूटिलिटेरियन का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा सामान जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि पोएट्री हो गया, क्विंस हो गए, नीडल्स हो गए, फ्लैश स्क्रबर्स मतलब बॉडी स्क्रबर्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमारे आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं कि ये चीज़ें जो है ये इंसान जो है अपनी डेली लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करता होगा। ओके। और लग्जरीज़ का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई ऐसी चीज़ जो मतलब देखने में ये तो बहुत कीमती है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, किसी अमीर आदमी के पास होगा तो उसे हम लग्जरीज़ कहते हैं। कभी कभी पता है क्या होता था, कोई यूटिलिटेरियन चीज़ लग्जरीज़ लगती थी। जैसे मान लो कि कोई नीडल है, पर वो नीडल जो है वो बहुत कीमती पत्थर से बना हुआ है या फिर एक कीमती मेटल से बना हुआ है। तब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थोड़े कंफ्यूज हो जाते थे कि अब इसे हम किस कैटेगरी में डालें, ठीक है। तो ऐसा भी होता था हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के साथ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वी फाइंड दैट रेयर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वैल्यूएबल मटेरियल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन लार्ज सेडिमेंट्स लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ओके, तो ये जो मोहनजोदारो और जो हड़प्पन था ये थोड़े बड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें रेयर स्टोन्स या रेयर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मिलती थी। तो ऐसी जो सिविलाइजेशन थी जिनके साइज जो छोटे होते थे पर ऐसे रेयर मेटल्स, रेयर स्टोन्स ये सब नहीं मिलते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन मतलब अलग अलग टाइप का क्राफ्ट बनाना। इसी में ही हम चानुदारो के बारे में बात करेंगे। ये भी एक सेटलमेंट है, पर ये जो सेटलमेंट है इसका साइज़ बहुत छोटा था। मोहनजोदारो जैसे बहुत बड़ा सेटलमेंट है 125 हेक्टर्स का, ठीक है। और चानुदारो जो है वो 7 हेक्टर्स का है, छोटा सा सेटलमेंट है। ओके, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर बहुत क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। जैसे ये लोग बीड्स बनाते थे, शेल को कट करते थे, मेटल का काम करते थे, सील बनाते थे, वेट बनाते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर बनाते थे। तो हमने जब यहाँ पर रिसर्च करी तो हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स थे। जैसे एक स्टोन है जिसे हम कार्नेलियन कहते हैं, जो कि ब्यूटीफुल रेड कलर में होता है। जैस्पर था यहाँ पे अलग अलग क्रिस्टल देखने को मिला, क्वार्ट्ज देखने को मिला, स्टेटाइट देखने को मिला। स्टेटाइट में जैसे पहले बताया जिससे सील्स बनते थे। मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड ये सब भी हमें देखने को मिले, ठीक है। शेल जैसे देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत सारी हमें चीज़ें मिली, ठीक है, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लोग यहाँ पर कुछ तो क्राफ्ट प्रोडक्शन करते होंगे। कुछ बीड्स तो ऐसे थे जिसमें क्या था, इन्होंने दो स्टोन्स को जोड़कर एक बीड बना रखा था एंड अलग अलग शेप में ये लोग बीड्स को बनाते थे। कुछ डिस्क के शेप में होते थे, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, बैरल शेप्ड एंड सेगमेंटेड, ठीक है। तो इन शेप्स की ये लोग बीड्स बनाते थे। एंड सम आर वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग एंड सम हैड डिज़ाइंस। तो ये लोग पेंटिंग भी, उसको पेंट भी करते थे बीड्स को, और उस पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी ये लोग डालते थे बीड्स में, ओके, डेकोरेशन के लिए। ओके, अब ये लोग अलग अलग तरीके से अपना क्राफ्ट का प्रोडक्शन करते थे। जैसे कि अगर हम स्टेटाइट पत्थर की बात करें तो ये बहुत सॉफ्ट स्टोन है और ये काम करना इस पर आसान रहता है, जिससे कोई भी चीज़ बनाना जो है आसान रहती थी। सम बेड्स आर मोल्ड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। कभी कभी ये स्टेटाइट स्टोन से एक पाउडर बना देते थे एंड उस पाउडर से अलग अलग शेप्स का ये लोग प्रोडक्शन करते थे। और हाँ, एक चीज़ है जो मतलब आज के टाइम पर भी हमें समझनी चाहिए मतलब जैसे माइक्रो बीड्स, वो छोटे छोटे बीड्स वो इन्होंने कैसे बनाए होंगे उस टाइम की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर उस चीज़ में हम प्रॉपर श्योर नहीं है कि वो उन्होंने कैसे बनाए होंगे। उतना आइडिया हमें नहीं है कि उन्होंने वो कैसे करा। पर हाँ, हो सकता है कि तुम लोगों में से कोई हिस्ट्री को परस्यू करे एंड आगे जाकर पता लगाए कि कैसे ये सब हुआ। ओके, चलो। तो नेक्स्ट जब हमने थोड़ा और रिसर्च करा तो कार्नेलियन, जो कि मैंने आपको बताया एक प्यारा सा रेड कलर का स्टोन है, ये लोग क्या करते थे, कार्नेलियन वैसे थोड़ा येलोइश कलर का होता है, उसे ये लोग थोड़ा सा हीट कर रेडिश कलर का बना देते थे। ये सारी चीज़ें हमें जो है पता चली, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस
Specialized drills have been found at Chuanidaro, Lothal and more recently in Dholavira. इन टाइप के प्रोसेसेस के बारे में भी हमें पता था, ठीक है। तो दो जगहों का यहाँ पे नाम बताया जा रहा है, एक है नागेश्वर एंड एक है बालाकोट। एंड ये दोनों एरिया जो है कोस्ट के पास है, ठीक है, मतलब समुद्र के पास है, ठीक है। तो इन दो एरियाज में शेल रिलेटेड चीज़ें बहुत मिलती थी, ठीक है। शेल से ये लोग अलग अलग चीज़ें बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमें पता कैसे लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, कहीं ऐसे इलाके होते थे जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल्स दिख जाते थे, जैसे शेल मिल जाता था, कॉपर मिल जाता था, स्टोन्स दिख जाते थे। तो हम लोग अंदाज़ा लगाते थे कितने ज़्यादा रॉ मटेरियल अगर इस एरिया में है तो ये लोग इससे भी कुछ प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते होंगे, ओके। कभी कभी तो हमें एक ऐसा शेल दिख जाता था जिसमें थोड़ी सी कटिंग हो रखी है, जो हल्का सा टूट रखा है, तो हम सोचते थे कि मे बी इन्होंने इस शेल को यूज़ करके कोई क्राफ्ट बनाया है। अगर हम घर पे स्टिचिंग वगैरह करते हैं या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, वेस्ट कपड़े, वेस्ट पेजेस वगैरह रह जाते हैं ना, वहाँ पर भी ऐसे कुछ रॉ मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल मिला जिनसे इन्होंने जो है अंदाज़ा लगाया कि मे बी कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन, कुछ ना कुछ बनाया होगा, तभी इतना वेस्ट मटेरियल पड़ा है, ओके। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर परस्यूसिंग मटेरियल्स। अब इनके पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स तो थे, पर ये सब इन लोगों के पास आ कहाँ से रहा था? ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग इन सबके पास था, है ना कहीं से तो ये रॉ मटेरियल्स ला रहे होंगे। तो ठीक है, हमने देखा है कि ये जो इनका कल्चर है, जो कल्चर था, हमें यहाँ पे बुलक आर्ट के छोटे छोटे टेराकोटा क्ले के छोटे छोटे टॉयज़ थे जिनमें बुलॉक का रखा था। तो हमें पता है कि इन्हें बुलॉक का बारे में तो पता था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इन्हें आती थी। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये लोग इस मतलब सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ने एरियाज़ के हिसाब से भी सेटलमेंट करा, जैसे इन्हें पता था, जैसे लास्ट हमने प्रीवियस पढ़ा कि नागेश्वर एंड बालाकोट, तो इसमें भी इन्होंने अलग अलग एरियाज़ में सेटलमेंट कर रखा था, क्योंकि इन्हें पता था कि कोस्टल एरियाज़ में जाएंगे तो शेल मिलेंगे। उन्होंने वहाँ पे सेटलमेंट बना लिया, एक छोटा सा शहर बना लिया जहाँ पर शेल से रिलेटेड अपना प्रोडक्शन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये भी पता चला कि अफ़गानिस्तान के एक इलाके से इनके पास लैपिस लाजुली नाम का एक बहुत प्रेशियस स्टोन आता था, जो कि बहुत सुंदर ब्लू स्टोन हुआ करता था। हमें ये भी पता चला कि लोथल से इन्हें कार्नेलियन, जो कि बहुत प्यारा रेड कलर का पत्थर था, वो आता था। कार्नेलियन पत्थर भी इन्हें लोथल से मिलता था। और हमें ये भी पता चला कि ये लोग राजस्थान से कॉपर लेकर आते थे एंड साउथ इंडिया से ये लोग गोल्ड भी लेकर आते थे। नेक्स्ट, ये तो फिर भी थोड़े पास के इलाके हैं। हमें ये भी पता चला ये लोग शायद ओमान से भी कनेक्टेड थे, ओमान के साथ भी शायद ये लोग इधर से उधर सामान बेचते थे। तो हमारे अंदाजे से ओमान से इस इलाके में कॉपर आता था, और बदले में ओमान में भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिसे हमें देख के पता चला कि यार ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ रिलेटेड सा है। ओमान में बेसिकली हमें बहुत बड़े से जार्स देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पे इमेज शो कर रही हूँ आपके, एनसीईआरटी में भी है ये ब्लैक कलर का जार है। इसके बाहर इन्होंने ब्लैक कलर की ऐसे कोटिंग कर रखी है, एंड ये ब्लैक कलर की कोटिंग इन्होंने इसलिए कर रखी है क्योंकि इसके अंदर ये कुछ डाल कर भेजते थे, लिक्विड सा कुछ डाल कर भेजते थे इस जार के थ्रू, और वो बह ना जाए इसलिए ये थिक सी ब्लैक कलर की कोटिंग करते थे इस जार के बाहर। पर हमें ये नहीं पता है कि इसके अंदर वो डालकर भेजते क्या थे, ठीक है। हमारे हिसाब से जैसे मेसोपोटामियन टेक्स्ट को सॉरी हम लोग देखते हैं ना, लास्ट टाइम 11th में आपने पढ़ा भी होगा, सॉरी लास्ट ईयर, उनकी जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो मगन शब्द इन्होंने बार बार लिखा हुआ है, और हमारे हिसाब से मे बी मगन इनका ओमान के लिए नाम रहता होगा, ठीक है। एंड इसी की तरह हमारे हिसाब से दिलमुन ये बहरीन में कोई एक इलाका पड़ता होगा, तो इस रीजन से भी ये कनेक्टेड थे, तो इससे भी हमें हल्का हल्का
आइडिया लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। तो ये लोग सील्स को कैसे यूज़ करते थे सीलिंग के लिए, ठीक है। मतलब तुम लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग सामान खरीदते हैं, कोई डिलीवरी आती है तो वो लोग बैग के ऊपर ना ऐसे सील लगा देते हैं, है ना। और अगर वो सील थोड़ा सा भी हल्का सा भी टूटा फूटा सा लगता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमसे पहले ज़रूर किसी ने इसे खोला होगा, वो सील लगा हुआ आना चाहिए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट का भी था। ये लोग क्या करते थे, जैसे मान लो एक बैग है, उसमें बहुत सारा सामान है और उसके ऊपर से बांध देते, उसके ऊपर एक सील लगाते थे एंड वो सील जब गीला होता था ना तो उसे उसके ऊपर स्टैम्प लगा देते थे। मतलब उस सील के ऊपर कुछ कुछ इमेजेस होती थी। हमारे अंदाजे के हिसाब से वो सील जिसको वो बैग बेचते थे उसे वो उस सील के थ्रू अंदाज़ा होता था कि वो बैग किसकी तरफ से है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें सीलिंग का भी अंदाज़ा था, ओके। एंड इनके सामान में ना लिस्ट भी होती थी, कुछ कुछ चीज़ें ये लोग लिख रखते थे एंड हमारे हिसाब से ये जो चीज़ें लिख रखते थे उसमें जो उस बैग के अंदर सामान था वो चीज़ें थी लिखी हुई होती थी, ठीक है। ज़्यादातर जो ये इनका लिखने का डिस्क्रिप्शन होता था ये बहुत छोटा छोटा लिखता था। जो हमें लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें अबाउट 26 साइंस हैं, बहुत छोटा छोटा लिखते थे, ठीक है। एंड इनका लिखने का जो तरीका था हमारे हिसाब से राइट से लेफ़्ट की तरफ था। ये भी हमने एक अंदाजे के तौर पर कहा है, पूरी श्योरिटी नहीं है इस बात की। और ये लोग बहुत सारे साइंस को, जैसे हम तो अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये लोग साइंस का बहुत यूज़ करते थे। और हमारे अकॉर्डिंग, हमारे हिसाब से 375 एंड 400 कुछ समथिंग इनके साइंस होते थे। नेक्स्ट आप लोग देखोगे कि ऑलमोस्ट हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ होता था, जिससे हमें ये पता चलता है कि मे बी लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर। ये हर एक चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं तो मतलब वहाँ के लोगों को पढ़ना वगैरह तो आता होगा, है ना। यहाँ से भी हमने जो है अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह तो उन्होंने ड्राइंग्स कर रखी थी, तो हो सकता है वो लोग जिनको साइंस समझ में नहीं आते होंगे, तो साइंस का मतलब उन्हें नहीं समझ आता होगा पढ़ना, तो उनके लिए वो ड्राइंग्स बनाते थे। ये भी अगेन हम लोगों ने अपने अंदाजे से कहा है, पूरी श्योरिटी नहीं है इस बात की। तो नेक्स्ट वेट्स को भी ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मेजरमेंट्स का भी ये लोग ध्यान रखते थे। जनरली क्यूबिकल होते थे, क्यूब शेप के होते थे एंड कोई मार्क नहीं होता था उन पर। एंड हमें ऐसे मेटल भी देखने को मिले जो कि पैन शेप में होती हैं। तो बेसिकली जब तुम मंडी वगैरह जाते हो तो तुम्हें दिखता होगा कि ऐसे वेट्स वगैरह होते हैं, है ना। जो लोग सब्जी वगैरह खरीदते हैं तो है ना, वो उन्होंने वेटिंग मशीन ऐसा कुछ रखा होता है, सब्जी डालते हैं एंड वो वेट चेक करते हैं उस हिसाब से, है ना। इस टाइप का यहाँ पे कुछ ये दे रखा है, ठीक है। ये भी अलग अलग टाइप के सामान को ये लोग वेट करते थे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी मतलब जैसे आज के टाइम पे अथॉरिटी कौन है, गवर्नमेंट। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या होता था, इनके यहाँ पर अथॉरिटी थी क्या। तो जनरली जब हम ऐसे टाइप के इनके बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एकदम से राजा आ जाते हैं, है ना। तो अभी हमने पढ़ा कि इनके यहाँ पे अलग अलग टाइप के काम होते थे। जैसे ये लोग आर्किटेक्चर करते थे, ब्रिक से सामान बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे। ये सब चीज़ें बनाने में इसके पीछे कोई तो लीडर, कोई ना कोई अथॉरिटी तो होती होगी ना। तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसी के रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैलेस एंड किंग्स। तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हड़प्पा सोसाइटी में तो कोई राजा था नहीं, सब लोग बराबर थे। एंड फिर कुछ लोग बोलते थे कि उस टाइम पे राजा तो हुआ करता था, राजा तो था पर एक नहीं, बहुत सारे राजा हुआ करते थे। एंड अगेन कुछ लोग ऐसा भी बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा कि बहुत सारे राजा है, एक ही राजा होता होगा। ऐसे अलग अलग हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। देयर इज़ एविडेंस बाय c 1800 BCE most of the major Harappan sites in religions such as Colosseum and has been abandoned। ओके आज के टाइम पे तो नहीं है ये हड़प्पा और ये मोहनजोदारो, मतलब इनका सिविलाइजेशन तो नहीं है। कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो गया था, अचानक से इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया था। हम लोग कुछ ना कुछ अंदाज़े लगाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें से अंदाज़ों पर चलती हैं, ठीक है। तो हमारे अंदाजे से क्यों उनका सिविलाइजेशन अचानक से ख़त्म हो गया था,
मे बी क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मे बी इन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह काट दिए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, मे बी बहुत सारे डिजास्टर आने लगे, बहुत फ्लड आने लगे। हो सकता है ये लोग नदियाँ के पास रहते थे और नदियाँ ड्राई हो गई। ये सारे हमारे अंदाजे हैं, पर इनमें से कुछ भी क्लियर नहीं है। पर देख लो, मान लो कि हो सकता है कि इनके शहरों में फ्लड आया होगा, तो जब वो सब ठीक हो गया तो ये वापस अपने शहरों में क्यों नहीं आए, है ना। ये अगेन हमारा एक अंदाज़ा है, एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अभी तक तो आपने हड़प्पा के सारे कल्चर को समझा है ना। तुम्हें आगे ये बताया जाएगा कि हड़प्पा के रिलेटेड कल्चर को हमने डिस्कवर कैसे करा, ठीक है। इसमें तुम्हारा टॉपिक है कनिंघम्स कन्फ्यूजन, ओके। अब ये कनिंघम कौन है? ये आर्कियोलॉजिस्ट सर्विस फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। तो इन्हें कनिंघम के टाइम पर ही अलग अलग सील्स वगैरह इनको मिलने लग पड़े थे। पर इन्होंने ना सक्सेसफुली आइडिया नहीं लगाया कि शायद अलग सिविलाइजेशन रहा होगा हड़प्पा। इन्हें लगा कि नहीं, शायद ये किसी और सिविलाइजेशन का सामान रहा होगा। तो हमें बहुत पहले ही हड़प्पा के बारे में पता चल गया था, पर हम लोग सही तरीके से दिमाग नहीं लगा पाए। शायद ये एक अलग सिविलाइजेशन का प्रूफ है। कुछ टाइम के बाद थोड़े और सील्स हमने डिस्कवर करे, तो कुछ हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसकी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी, ठीक है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इन्होंने बहुत सारे सील्स को डिस्कवर करा था। तो इसी टाइम पीरियड में हमारे एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो वाले इलाके में मिलर से सील्स देखने को मिले। अब ये दोनों साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं कि अलग अलग एरिया में सेम सील्स मिल रहे हैं, तो मे बी ये एक सेपरेट सिविलाइजेशन या फिर एक सेपरेट कल्चर का एक प्रूफ है, ठीक है। इन दोनों फाइंडिंग्स के चलते 1924 जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर थे, जनरल डायरेक्टर थे एएसआई के, वो अनाउंस कर देते हैं कि भाई एक नया सिविलाइजेशन डिस्कवर करा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासीफाइंग फाइंड्स। तो इसका क्या मतलब है क्लासीफाइंग फाइंड्स का, कि हमें जो सामान मिला उसका हमने कैसे इस्तेमाल किया। जैसे हड़प्पा मोहनजोदारो से अलग अलग चीज़ें मिली, हम इन्हें क्लासीफाई कैसे कर रहे थे, ठीक है। वी क्लासीफाई फ्रॉम देयर मटेरियल। तो मटेरियल के बेसिस पर भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या वो क्ले से बना है या मेटल से बना है या बोन, आइवरी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। And second, more complicated in its terms of function, archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or ornament or both, or something meant for ritual use. So in the term of function मतलब ये जो सामान है इनका फंक्शन क्या रहा होगा। क्या ये कोई ऐसा टूल है जिससे लोग खेती करते हैं, या फिर क्या ये कुछ है जिसको लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शंस के तौर पर भी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो इस टॉपिक में तुम्हें बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि देखते ही हमें समझ आ गया था कि ये क्या आ रहा होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिस हड़प्पन कल्चर में, जिसमें उन चीज़ों से क्या करते थे एग्जैक्टली हमें वो चीज़ नहीं पता चली। सर, जब हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना जिसे देखकर हमें अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि ये किस चीज़ का, तो हम इसे कह देते हैं कि ये किसी रिलीजियस सिग्निफिकेंस में यूज़ हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्ले का फिगर देखने को मिला जिसमें एक औरत थी एंड उन्होंने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी। तो हम लोगों ने ये मान लिया कि मे बी इन लोगों के मदर गॉडेस या गॉडेस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा। मे बी ये इन लोगों की मदर गॉडेस है, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, हमें कुछ ऐसे मतलब सील्स वगैरह देखने को मिले, जिसे देखकर मतलब हमें पता चला कि या तो ये कोई प्रीस्ट है, पुजारी है, या फिर ये कोई किंग है, ठीक है, राजा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर भी हमें लगा कि इसका भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा। एंड ये इमेजेस भी कुछ आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ठीक है। ये प्रोटो शिवा ये कॉन्सेप्ट ही आगे आएगा। तो यहाँ पे ग्रेड बाद जब हमें दिखा था लास्ट मैंने आपको पढ़ाया अभी तो वो भी हमने रिलीजियस उस कॉन्सेप्ट उससे जोड़ दिया था, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं है ना कि वो चीज़ क्या थी। तो ऐसी चीज़ों को देखकर हमने अंदाज़ा ही लगाया है, ठीक है। तो हमें कालीबांगन एंड लोथल में फायर अल्तार्स मिले, जैसे हवन वगैरह होता है, हवन कुंड जिसको कहते हैं ना, वो हमें मिला वहाँ से कालीबांगन एंड लोथल से। उसको देखकर भी हमने ये अंदाज़ा लगाया कि किसी रिचुअल या किसी रिलीजन से कुछ
उसके रिलेटेड ये चीज़ होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट कुछ सील्स थी जिसमें हमें यूनिकॉर्न देखने को मिला। एंड हमने मान लिया कि मिथिकल ये किसी उस टाइम पे एनिमल के ऊपर विश्वास रखते थे, तो ये उसके रिलेटेड होगा, ठीक है। मे बी इसलिए इन्होंने यूनिकॉर्न बनाया। एंड कुछ हमें ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिले जिसमें एक पर्सन योगिक पोस्चर में बैठा हुआ था, तो ये इमेज है वो, ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक इंसान है वो ऐसे योगा उसमें पोजीशन में बैठे हुए हैं, आसपास बहुत एनिमल्स हैं। लोग इस सील को प्रोटो शिवा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदुइज्म में हमारे भगवान होते हैं ना, तो लोगों का ये मानना है कि इनमें भी शिव भगवान का ही बहुत पहले वाला इमेज है, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे शिवलिंग होता है ना, तो लिंगास का भी हमें एक प्रूफ मिला। तो शिवलिंग जैसा एक स्टोन हमें उस टाइम पीरियड में देखने को मिला, ठीक है। मतलब जैसे शिवलिंग नहीं होता है हमारा, वैसे टाइप का उस टाइम में हमें मतलब एक स्टोन ऐसे, ठीक है। इसको कुछ गलत मत ले लेना। ये सब चीज़ें भी उस टाइम पीरियड में थी। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। देखा, मैंने कहा था ना चैप्टर की स्टार्टिंग में कि कितना इजी चैप्टर है ये। आई होप